चलिए ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट कर दिया था। कितने केसेस हो गए थे? एग्जांपल्स 5, 3 कौन सा हो गया था? H2D2। हाँ, मतलब 5 हो गए टोटल, ठीक है। तीसरे वाले में 3 थे ना। चले, अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। नेक्स्ट जो आता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कंसिडरेशन, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं H2HE के बॉइलिंग पॉइंट के कंपेरिजन के बारे में। और इसके बाद 7th नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं O2S8 के बॉइलिंग पॉइंट के कंपेरिजन के बारे में, ठीक है। इन दोनों को पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन हमें करना है, ठीक है। याद करिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है या बल्क प्रॉपर्टी है? तो बल्क प्रॉपर्टी। बल्क प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के फोर्सेस पे, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोल सकते हैं। अब बेटा जो बल्क प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं, उसके अंदर की सबसे पहली कंडीशन ये थी कि आपको ये चेक करना है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का हो सकता है या फिर वो वंडरवॉल फोर्स टाइप का हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो H2 का जो बीकर भर के ले रखा है आपने, उसमें H2 के बीच में जो इंटरेक्शन होगा बेटा, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। मतलब इन सब के अंदर जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? वंडरवॉल फोर्स, ठीक। अब वंडरवॉल फोर्स में मुझे एक बात बताओ, 3 तरह के वंडरवॉल फोर्स होते हैं, कीजोम, डिबाई और लंदन फोर्स, ठीक है। H2 के बारे में बताओ, ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, सारे नॉन पोलर हैं। तो जो H2 का बीकर होगा उसमें H2H2 का जो इंटरेक्शन होगा वो नॉन पोलर होगा। हीलियम हीलियम का जो इंटरेक्शन होगा वो नॉन पोलर होगा। ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, मतलब ये सारे लंदन फोर्स की कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर सारे ही लंदन फोर्स की कैटेगरी में जा रहे हैं, इसका मतलब अब आपको क्या देखना पड़ेगा? मास। और मास के हिसाब से जब हम देखेंगे तो बताइए H2 का मास कितना होता है? 2। और हीलियम का मास कितना होता है? 4। तो बताइए मास दोनों में से किसका ज्यादा है बेटा? हीलियम का। और जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका आएगा बेटा? हीलियम का। पर ऐसा होता नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मास जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो किसका मिलता है बेटा? हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि होना किसका चाहिए था? हीलियम का। इसके बारे में एक बात सुनिएगा ध्यान से, ऐसा क्यों है? एनसीईआरटी ग्रुप 18 जो इनर्ट गैसेस का चैप्टर आपको दे रखा है, याद करिए शुरुआत में हमने और नहीं है कर्जे वर्जे इस तरह की कुछ बातें करी थी। ऐसे ही एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन ये है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज लोएस्ट अमंगस्ट ऑल द नोन सब्सटेंसेस। मतलब दुनिया में जितने भी एलिमेंट, कंपाउंड, सब्सटेंस, कॉन्स्टेंस जो भी मिले, उनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का है तो वो किसका बेटा? हीलियम का। और उसी बात को अपन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हीलियम का कंपेरिजन बॉइलिंग पॉइंट में किसी से भी आ जाए, अगर हीलियम दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। ये पॉइंट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा कहीं पर भी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम, the boiling point of helium is lowest amongst all the known substances. The boiling point of helium is lowest amongst all the known substances. The boiling point of helium is lowest amongst all the known substances. मतलब जितने भी सब्सटेंस हमें पता है उनमें से अगर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसी का है तो वो एलिमेंट कौन सा होगा बेटा? हीलियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, 7th नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दे रखा बेटा? O2 और एसिड। और यहाँ पर भी मास की बात है कि बताइए दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा बेटा? सल्फर का। और जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड होना चाहिए वही है। बट इसके अंदर जो रीजन है, रीजन मास ही है, लेकिन एनसीईआरटी उसको दूसरे शब्दों में लिखता है। एनसीईआरटी लिखता है कि सल्फर की एटॉमिसिटी ज्यादा है। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। बेटा इसमें कितने एटम है? 2। इसमें कितने एटम है? 8। तो एटम ज्यादा है तो ऑब्वियसली मास भी ज्यादा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 एटम्स आ गए। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी इसको मास के टर्म्स में नहीं लिखता है, किस टर्म्स में लिखता है? एटॉमिसिटी। तो ये टर्म हमारे दिमाग में होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा, और रीजन में मास के बदले वो क्या लिख दे? एटॉमिसिटी। तो अपने को उस समय एटॉमिसिटी को टिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना। it is due to it is due to higher atomicity of sulfur. It is due to higher atomicity of sulfur. It is due to higher atomicity of sulfur, है ना। तो सल्फर की एटॉमिसिटी ज्यादा है, ऑक्टा एटॉमिक है सल्फर, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो डाई एटॉमिक है। चलिए, तो ये दोनों ऑर्डर्स को देख लिया अब हम लोगों ने। इन दोनों ऑर्डर्स के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगला जो केस हम लोग यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कंसिडर कर रहे हैं ना, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर
15, ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 15, 16, 17 के बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर्स को हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। सबसे पहले आते हैं ग्रुप नंबर 17 और उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के ऊपर। देन वी विल मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 16 और उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के ऊपर, और फिर हम लोग बात करेंगे बेटा ग्रुप नंबर 15 और उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के ऊपर। ये तीनों अभी हमें डिस्कस करने, और तीनों ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार मार्क कर ले रहा, ये वाला पूरा जो पॉइंट है। ग्रुप 15, 16, 17 के जो हाइड्राइड्स हैं, इनके बारे में हम शुरुआत से बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने इनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा था, बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था। इवन इसके अंदर हमने 16 और 15 के अंदर ड्रैगोज रूल की बात करी थी, नो हाइब्रिडाइजेशन वाली बात करी थी। तो ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपके सामने आएंगे। और याद करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी HF, H2O, NH3 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये सारी बातें बार बार काम आएंगी, ठीक है। आइए पहले देखते हैं ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड्स हैं वो कौन कौन है बेटा। HF, HCl, HBr और HI। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की बात करूं तो H2O, H2S, H2SE, H2TE। यहां पर अगर हम बात करें तो कौन आ जाएगा बेटा, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। सपोज ये एलिमेंट्स हम लोगों ने या उनके हाइड्राइड्स हम लोगों ने यहाँ लिख दिए, ठीक। अब जरा इनमें बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कहां पर कौन सा फोर्स है, ठीक है ना। मतलब किस टाइप का फोर्स आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ पर चेक करते हुए चलना है, ठीक। तो बेटा जिस टाइप के फोर्स की हम लोग बात करेंगे ना, ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स यहाँ पर आने वाले देखते हैं, ठीक। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब आप यहाँ पर HF की बात करो तो मुझे बताइए क्या HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है बेटा, होती है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या नहीं होती, होती है। और मुझे बताइए NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती, होती है। भाई दो ही तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और नहीं होगा तो वंडरवॉल फोर्स तो जरूर होगा, ठीक है। तो अभी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बाकी जो है इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, वंडरवॉल फोर्स, ठीक। तो पहले अपन ने तो ये पहचाना कि भाई कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का इंटरेक्शन मिलेगा और कहां पर वंडरवॉल फोर्स टाइप का इंटरेक्शन मिलेगा, कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का इंटरेक्शन मिलेगा और कहां पर वंडरवॉल फोर्स टाइप का इंटरेक्शन मिलेगा। अब एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन में क्या मिल रहा है आपको, वंडरवॉल फोर्स। तो पहले उसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए वंडरवॉल फोर्स में अपने को क्या देखना होता है पहले, कि कीजोम है कि डिबाय है कि लंदन फोर्स, ये देखना होता है। मुझे बताओ HCl पोलर है कि नॉन पोलर है। तो HCl का जो बीकर होगा, भगोना होगा, उसमें HCl HCl क्या होगा, पोलर पोलर। ये भी क्या होगा, पोलर पोलर। ये भी क्या होगा, पोलर पोलर। वाटर पोलर है, अरे वाटर पोलर है तो उसके ग्रुप वाले भी तो पोलर होंगे। NH3 पोलर है, एक लोन पेयर, तो बाकी भी तो पोलर होंगे, मतलब ये सब पोलर ही है। तो सबका इंटरेक्शन पोलर पोलर टाइप का होगा। पोलर पोलर टाइप का इंटरेक्शन मतलब सब कीजोम है। तो अब फोर्स सेम हो गया, तो फिर क्या देखेंगे, मास। हाइड्रोजन बॉन्ड को साइड में रखते हुए चलिए, अभी सिर्फ वंडरवॉल फोर्स की बात हो रही, तो मास। मुझे बताइए HCl, HBr, HI, H2S, H2Se, H2T, PH3 से BiH3 जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर मास बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो मतलब HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो H2S से ज्यादा H2Se और H2Se से ज्यादा H2T। अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा PH3 से ज्यादा ASH3, ASH3 से ज्यादा SbH3 और SbH3 से ज्यादा BiH3। और ये जो तीन ऑर्डर अभी हमने लिखे हैं, ये टेंटेटिवली अपन ने किसके बेसिस पे लिखे हैं, वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यहां पर भी ये जो ट्रेंड हमने लिखा है, ये क्यों लिखा है, वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और यहां पर भी जो ट्रेंड हमने लिखा है, ये किस बेसिस पे लिखा है, वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। लेकिन एक बात बताओ, ये तो अभी अपन ने वंडरवॉल फोर्स वाले ऑर्डर बना लिए, लेकिन अभी इसमें हमको किसको इंक्लूड करना है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड को। अब ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को लाना है तो एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, या ऐसा बोलूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फोर्स होता है वो जनरली बाकी वंडरवॉल फोर्सेस से स्ट्रांग होता है या वीक होता है, स्ट्रांग। तो अगर ये स्ट्रांग है तो ये ऑर्डर में कहा जाना चाहिए, सबसे आगे। इसका मतलब है यहां पर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन चला जाएगा, HF। और क्यों चला जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर भी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन चला जाएगा बेटा, H2O। और क्यों चला जाएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से यहां पर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन आना चाहिए बेटा, NH3, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन आना चाहिए, NH3, लेकिन ऐसा नहीं होता है। NH3 जो मिला है वो यहां मिला है,
ध्यान से लिखिएगा। NH3 यहां मिलता है, जबकि उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बट NH3 से आगे SbH3 और SbH3 से आगे BiH3, ये ऑर्डर है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। लेकिन बाकी दो जगह कहां पहुंच गया? मैक्सिमम पे। इसमें मैक्सिमम पे नहीं गया। ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, ठीक है, PH3 और AH3 के आगे गया है, लेकिन मैक्सिमम पे नहीं गया। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों हुआ कि यहां मैक्सिमम पे नहीं गया? हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, दो चीजें देखनी होती है। पहला देखना होता है एक्सटेंट और दूसरा देखना होता है स्ट्रेंथ। NH3 के अंदर एक्सटेंट भी कम है और स्ट्रेंथ भी कम है, दोनों चीजें कम है। अब देखो, एक वाटर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। तो इसका तो एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एक्सटेंट के दम पे ही आगे चला गया। एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 2। और एक अमोनिया भी कितने बनाता है? 2। तो इसमें एक्सटेंट ज्यादा था इसलिए आगे गया। इन दोनों का एक्सटेंट कम है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए ये स्ट्रेंथ के दम पे आगे चलेगा। इसका एक्सटेंट भी कम है और इसका स्ट्रेंथ भी कम है, तो आगे तो गया लेकिन सबसे आगे नहीं जा पाता है। और इसीलिए ये एक ऐसा ऑर्डर है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कि मैक्सिमम पे नहीं गया। ऐसा नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा नहीं, बढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम पे नहीं गया। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, याद करते टाइम पे ऐसे याद करेंगे, NH3 कहाँ आएगा? बीच में, है ना। इंसानी दिमाग ऐसी काम करेगा, वाह सर याद हो गया बीच में, ये 2 उड़ा दिए एग्जाम में। अरे जरूरी थोड़ी एग्जाम में सारे लिख के देगा, कोई 2 दे देगा, 3 दे, ये 2 उड़ा दिए एग्जाम में, ये दे दिया और वो दे दिया। ऐसा कुछ भी कर सकता है। ये बीच बीच याद करके, या सेकंड लास्ट में, या इधर से 3rd नंबर पे, या उधर से इसके पीछे, और ये ना चाहिए। किसके बीच में आएगा? शाबाश के बीच में। किसके बीच में आएगा? शाबाश। बाकी सब इसको भूल जाना, बाकी तो वंडरबॉल फोर्स से अपन ने मास से बना लिया, और किसके बीच में रखना है? शाबाश के बीच में। शाबाश का जो ऑर्डर है उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मास के बेसिस पे वो बन जाएगा कि एंटीमनी बाद में आएगा, आर्सेनिक पहले आएगा। तो शाबाश के बीच में कौन मिल जाएगा आपको? अमोनिया। ऑर्डर नोट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं और भी कुछ बातें बताता हूँ, एक साथ लिख लेना इन सबको। 11th नंबर के केस पे आते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा इस बार NH3, H2O और HF, और बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। ये बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि भैया कौन से टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक बात बताओ, क्या अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है बेटा? है। क्या वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? क्या HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अब इनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक बात बताओ, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? 2। इसमें कितने बनते? 2। इसमें कितने बनते? 4। पहले क्या देखना है? एक्सटेंट। मुझे बताओ तीनों में सबसे ज्यादा एक्सटेंट किसका है? वाटर का। तो जिसका एक्सटेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अच्छा मुझे बताओ, NH3 और HF की बात करूं तो दोनों में एक्सटेंट बराबर है, लेकिन स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है बेटा? HF का। तो जब एक्सटेंट बराबर हो जाता तो स्ट्रेंथ देखते हैं, और ये ऑर्डर इनके बॉइलिंग पॉइंट का बन के आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं H2O और H2O2, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, मुझे बताइए क्या वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती? होती है। और क्या H2O2 पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? हाँ। दोनों में से बताइए, एक्सटेंट की बात होगी, ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। ये कितने बनाता है? 6। और जिसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा H2O, और मान लीजिए आपको दिया गया D2O, और आपको बोला गया बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात करें, क्या वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है बेटा? है। D2O क्या होता है? D2O को क्या बोलते हैं? हैवी वाटर, ड्यूटेरियम, है ना। तो D2O भी H2O ही एक तरह का, पर वो ये 1H1 है और ये 1H2 है, ड्यूटेरियम, है ना। किसी को डी लिख देते हैं। तो है तो वो भी वाटर, ये भी वाटर, तो दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों के स्ट्रक्चर वही ओपन केज वेज वेज जो होता है ना, सब कुछ बराबर होता है। तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाता है उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाता है, लेकिन दोनों में स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? स्ट्रेंथ का। D2O तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू आइसोटोपिक इफेक्ट। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू आइसोटोपिक इफेक्ट। D2O का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नॉर्मल प्रोटियम के मुकाबले ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग होता है, और जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा होगी।
सर ये आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक में सर ने यूज करा होगा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, एच और डी की बात होती है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह की बात होती है। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। जब इसका मास ज्यादा है ना तो इसके अंदर पोलराइज करना आसान होता है। पोलराइज मतलब चार्ज प्लस माइनस लाना आसान होता है। तो जिसके अंदर चार्ज ज्यादा आएंगे आसानी से आएंगे। अब सोचो इसके पास डेल्टा प्लस ज्यादा आ रहा है, वही अपना एक्स एच वाई वाली कहानी है। जिस पर चार्ज ज्यादा आएगा उसके खींचने का पावर ज्यादा होगा, जिसके खींचने का पावर ज्यादा होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। तो इसका मास ज्यादा होने की वजह से ऐसा ये कारनामा दिखाता है। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? आइसोटोपिक इफेक्ट या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोल दिया जाता है। तो ये ऑर्डर बन जाता है। पहले काम करें इतना लिखे, इसके बाद दो तीन और केसेस वो देखते हैं, आयनिक बॉन्ड पे मूव करते हैं। ये जो ग्रुप 15 अमोनिया वाला जो केस है इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। शाबाश वाला, ये शाबाश के बीच में आता है अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। बाकी सब में तो मैक्सिमम पे पहुंचा देना है, बट इसमें ये ऑर्डर के बीच में आ रहा होगा, शाबाश के बीच में आ रहा होगा। तो इस तरह से इसको ध्यान रखें। लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में ग्रुप 16 के बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया भी था, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। लिख लिया? फटाफट लिखे। चले बेटा, है ना। अब ये 13 केसेस के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। मान लीजिए केस नंबर 14 आपके सामने अब हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया गया बेटा वाटर, इसके अलावा दिया आपको अल्कोहल और आपको दिया गया बेटा ईथर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में। ठीक है, और इसी तरीके से 15th नंबर पे हम लोग ले रहे हैं बेटा 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। ये अगेन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है। ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखता है एनसीईआरटी, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बात बताइए, H2O CH3OH CH3O CH3 की बात करूं अगर मैं, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। एक बात बताओ, H2O का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह से बन जाएगा। ROH का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, ये OH ग्रुप हो गया। और ईथर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो यहाँ पर भी ROR ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पर बना लेते हैं 1 डिग्री अमाइन के लिए तो R के साथ 2 NH है और यहाँ 2 R के साथ 1 NH है और यहाँ पर 3 R के साथ केवल N है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपन ने बना दिया। अब जरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। क्या यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है। तो मतलब ये एच बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या इसके पास भी कोई एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है। इसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो बेटा सबसे पहले जिन दो में हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं उसमें केवल वंडरवॉल फोर्स होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। अच्छा, इन दोनों में से बताइए ज्यादा हाइड्रोजन कौन बनाएगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन 2 है और उसके पास नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन 1 है। इसका मतलब है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल से और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से। जबकि अगर आप मास से सॉल्व करने चले गए तो आपका ऑर्डर ठीक उल्टा बनेगा, जो कि होता नहीं एक्चुअल में। पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रायोरिटी देनी होती है, मास की प्रायोरिटी तो वंडरवॉल फोर्स के केस में आती है। आइए अगर सेकंड नंबर के केस पे बात करते हैं। अब देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन की बात कर रहा हूं। मुझे बताइए क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है। क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है। पर इसके पास कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। और जिसके पास ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ज्यादा बनाएगा। जिसके पास जितने ज्यादा
एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसके पास कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसके पास और भी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो आपके सामने आ जाता है। एक और लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। बनाइए इसका ऑर्डर, चेक करिए कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या कंडीशंस हैं। क्या शुरू के दो में एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है? है भैया, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है। क्या यहाँ एच बॉन्डिंग हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है। यहाँ भी हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है। इसमें नहीं हो सकती। तो मुझे बताइए, दो में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो किसका होगा? फर्स्ट का, सेकंड का, या थर्ड का? थर्ड का। नहीं होगा, थर्ड का हाईएस्ट है। ये ऑर्डर है। क्यों ये ऑर्डर? बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है? बल्क प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? इंट्रा पे कि इंटर पे? ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसके बीकर में जो अगला ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। इंट्रा का होना ना होना बराबर है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैटर ही नहीं करेगी, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैटर ही नहीं करेगी, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। तो जब इंटर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो कौन सा फोर्स होगा? वंडरवॉल। तो इसमें भी वंडरवॉल होगा, वंडरवॉल होगा, वंडरवॉल होगा, और वंडरवॉल में पोलर 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 सब एक जैसे चीजों में, तो फिर क्या जाएगा? मास। क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, इसलिए ऑर्डर आएगा। तो ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हम लोग पूरे टॉपिक में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं वो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं आता है। चलिए ना, अब ये सारे क्वेश्चंस हो जाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, आयनिक बॉन्ड ऑब्लिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड की। तो ये जो चैप्टर का लास्ट टाइप का बॉन्ड हमें डिस्कस करना है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, उसकी थ्योरीज वगैरह पढ़ ली, वीक फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। अब लास्ट जो कॉन्टेक्स्ट आता है वो आता है आयनिक बॉन्ड। इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। लिखना स्टार्ट करेंगे। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron the chemical bond formed by complete transfer of electron from one atom to the other. The chemical bond formed by complete transfer of electron from one atom to the other. मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम पर हो जाए, और वो भी कैसा ट्रांसफर होना चाहिए? कंप्लीट। भैया कोवेलेंट बॉन्ड में तो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव आता था, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होता था, वो पैर पकड़ के हाइड्रोजन घूमते रहता था, ठीक है ना, वैसे वाले। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर। तो जब एक के ऊपर कंप्लीट प्लस आ जाए, दूसरे के ऊपर कंप्लीट माइनस आ जाए, इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना, नर्सरी से पढ़ते आते हो, NaCl। ठीक है, तो बचपन में जो पहला एग्जांपल आपको सिखाया जाता है वो NaCl होता है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स बोल रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में लिखते जाएगा। पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स
generally exist, ionic compounds generally exist as 3D crystal lattice, three-dimensional crystal lattice. Ionic compounds generally exist as 3D crystal lattice in solid state. In solid state, 3D crystal lattice in solid state. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सॉरी तीसरा पॉइंट लिख लो, चौथा पॉइंट लिख लो, जो भी नंबर लिखा है लिख लो, क्या परेशानी लिखिएगा। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। भाई दो तरह के फॉर्मूले सुने होते हैं आपने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहां पर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये जो तीनों पॉइंट हम लोगों ने लिखे ना, इसका मीनिंग क्या है आइए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट लिखा हमने नॉन डायरेक्शनल वाला, उसकी कहानी समझिएगा बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड जो थे उनको हमने क्या बोला था, डायरेक्शनल। क्यों बोला था डायरेक्शनल? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दो एटम्स को ओवरलैपिंग करनी होती थी, और ओवरलैपिंग के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आना होता था। या तो वो एक दूसरे की तरफ एक्स एक्सिस पर आते थे, या वाई एक्सिस पर आते थे, या जेड एक्सिस पर आते थे। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, जैसे अपन ने NaCl लिखा, ध्यान समझते जाइएगा। जब अपन ने NaCl लिखा तो बेटा Na के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल फॉर्म का होता है। तो मान लो एक सोडियम का एटम है, स्फीयर है, तो उस पर जो प्लस आएगा वो किसी एक जगह नहीं होगा, पूरे बॉल के ऊपर, स्फीयर के ऊपर डिस्पर्स्ड होगा, पूरे पे फैला होगा। ऐसे Cl पे जो माइनस है वो Cl में एक जगह नहीं होगा, पूरे Cl पे माइनस होगा। तो इस पे पूरे पे प्लस है, इस पे पूरे पे माइनस है। अब ये इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, घूम फिर के प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होना ही है। इसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन डायरेक्शनल। ठीक, दूसरी बात पे आता हूं। सेकंड नंबर पे क्या बोला है कि आप अभी आपके सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट, उसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं कि ये जो कंपाउंड्स है ना, ये सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में मिलते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या, अरेंजमेंट बेसिकली। मान लो ये NaCl है, ये पूरा बोर्ड जो आपके सामने क्या है, NaCl। तो NaCl जब सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, है ना, ठोस मिलेगा, एकदम कड़क मिलेगा, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। उस स्ट्रक्चर में एक Na और एक Cl तो होगा नहीं, कई सारे Na होंगे, कई सारे Cl होंगे। तो कई सारे एटम से, आयन से, उनका जो अरेंजमेंट होता है एक के ऊपर, जैसे दीवार बनी तो एक के ऊपर एक ईंट रखी आपने, ऐसे कई Na कई Cl का जो अरेंजमेंट बन के आता है, स्ट्रक्चर बन के आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल लैटिस। ठीक, तीसरी बात जो आपको लिखाई गई है वो क्या बोला गया बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। बहुत ध्यान सुनना, ध्यान समझना क्या कहना चाहता है बेटा। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस पता है आपको? मान लो ये आप, है ना, पहले अपन 11th की बात करते हैं, C6H6, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो एक्चुअल रेशियो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो सिंपलेस्ट रेशियो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, इंपेरिकल। यही होता है, एन वेन निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास वगैरह वगैरह डिवाइड करके, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो NaCl होता है ना, ध्यान सुनना, ये आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, अभी पढ़ा नहीं आपने, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, पर अपने को समझ में आ जाएगा। NaCl, मुझे बताओ NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। आपसे अगर मैं कभी पूछूं, जीवन में कभी भी पूछे, कोई भी पूछे, आपसे पूछे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या, तो आप क्या लिखोगे, NaCl, ये लिखोगे, अगर सही आता है तो। अब आता ही नहीं हो तो बात अलग है, फिर तो क्या कर सकते हैं ना। पर अगर आपको आता है तो आप क्या बोलोगे, NaCl। अच्छा, NaCl में कितना Na, एक, कितना Cl है, एक, यही है। पर ये फॉर्मूला गलत है, क्या हो गया, ये जो NaCl है फॉर्मूला गलत है। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो दीवार बनती है ना NaCl की, लैटिस जो बनता है, स्ट्रक्चर जो बनता है, उसमें इसको देखकर क्या लग रहा है कि एक Na के साथ कितना Cl जुड़ा हुआ है, एक, ऐसा। उसमें एक Na के आसपास 6 Cl होते हैं। यह आम जिंदगी, यह मेंटोर से। तो NaCl के अंदर एक Na के साथ एक Cl नहीं जुड़ा होता है, एक Na कितने Cl से घिरा होता है, 6 से, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। और ऐसे ही एक Cl भी 6 Na से घिरा होता है, इसका लैटिस ऐसा बनता है। तो फिर सर ये क्या है, अगर अगर ये सही है, जो कि सही है, तो इसका कायदे से फॉर्मूला तो ऐसा बनना चाहिए, एक Na के आजू बाजू में कितने Cl, 6, या फिर एक Cl के आजू बाजू में कितने Na, 6। ये फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड के कायदे से फॉर्मूले तो ये होने चाहिए थे,
लेकिन अपन ऐसा तो नहीं लिखते, अपन लिखते तो ऐसे ही है, पढ़ते यही है, लिखते यही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा आयनिक कंपाउंड में जो भी कैलकुलेशन होता है ना, वो किसके लिए होता है? 1 मोल लैटिस के लिए। ध्यान सुन लेना, किसके लिए कैलकुलेशन होता है? 1 मोल लैटिस। ये तो एक एनए के रिस्पेक्ट में बात करी है आपने, ये जो लिखा है ये एक एनए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। एक एनए को देखते ही नहीं अपन, 1 मोल कंपाउंड उठाते, 1 मोल NaCl लिया अपन ने। अब वो जो 1 मोल NaCl है ना, उसका जो स्ट्रक्चर बना होगा उसके अंदर काउंट किया जाता है कि कितने Na+ हैं और कितने Cl- है। और जब वो 1 मोल NaCl का लैटिस देखते ना, तो उसके अंदर मान लो आपको x नंबर ऑफ Na+ मिले, तो x नंबर ऑफ Cl- भी मिलते। भले 1 से 6, 6 से 1 चल रहा है, लेकिन जब टोटल 1 मोल के अंदर देखा जाता है, काउंटिंग की जाती है, तो अगर x नंबर ऑफ Na मिलते हैं तो x नंबर ऑफ Cl मिलते हैं, और इनको अगर हम लोग कैंसिल करें, इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाले, तो रेशियो कितना आएगा बेटा? 1:1। इसीलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? NaCl, ना कि NaCl6, ना कि Na6Cl। फिर से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा इसको। मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो यहां पर ये सेकंड नंबर का एग्जांपल आपके सामने लिखा है, क्या है? नाम बता दो इस कंपाउंड का। अरे नाम पूछा। Al का मतलब क्या है? ऑक्सीजन वाले के आयन को क्या बोलोगे? ऑक्साइड। नाम क्या हुआ? आयनिक कंपाउंड में अगर आपको नाम पहचानना नहीं आता तो खत्म है खेल आपका। आयनिक कंपाउंड में सारा काम नाम से चलेगा। इसका नाम क्या बोलोगे? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम। अब ये आना चाहिए, ये सब 9th की बात है, ये नहीं आता तो वाकई में कुछ नहीं बचा बेटा जीवन में। ठीक, MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड, नाम आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ठीक है, ये आना चाहिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में नाम से खेल चलेगा, पूरा फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं होगा आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ इस Al2O3 में आपको क्या दिख रहा है कि 2 एल्यूमिनियम से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 3। पर ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जब आपने Al2O3 का 1 मोल लैटिस देखा, तो उसके अंदर अगर एल्यूमिनियम के 2x आयन है तो ऑक्साइड के 3x आयन है, और इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? Al2O3। यहां पर आपको ऐसा दिखेगा कि एक मैग्नीशियम से कितने फ्लोराइड जुड़े? नहीं, ऐसा नहीं है, 2 नहीं जुड़े हुए हैं, हो सकता है 6 जुड़े, हो सकता है 4 जुड़े हो। लेकिन जब 1 मोल लैटिस को देखा जाएगा तो उसमें अगर मैग्नीशियम 100 है तो फ्लोराइड 200 होंगे, तो उनका रेशो क्या बनेगा बेटा? 1:2। ये इसका मतलब होता है। और इस सिंपलेस्ट रेशो को क्या बोलते हैं बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला। और इसीलिए हम लोग यहां पर आयनिक कंपाउंड्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला से। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट सब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये 3 पॉइंट लिखने के बाद नेक्स्ट सब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसा कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ा था, तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्टार्टिंग में हमने एक टर्म पढ़ी थी कोवेलेंसी। कोवेलेंसी में हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय इन एन एटम इन इट्स ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, है ना। अपन जम कराते थे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, पर वो सारी बातें किसके लिए थी? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। अभी हम कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं? आयनिक। क्या आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है? हाँ। तो जैसे वहां कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंसी नाम आया था, वैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या नाम आ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक बात बताओ, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या एटम को इलेक्ट्रॉन अनपेयर कराना होता है या लूज और गेन करना होता है? लूज और गेन। मुझे बताओ NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसको अगर आप आयंस में तोड़ो तो क्या आपको पता है कि सोडियम का आयन Na+ होता है? अरे Na+ ही होता है। Na+2, Na+3, Na+4 वगैरह तो नहीं मिलता नेचर में, ये तो पता है, 9 की बात है। क्लोराइड का आयन क्या होता है? Cl। तो मुझे बताओ इस कंपाउंड NaCl को बनाते वक्त इस सोडियम ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किया और इस क्लोरीन ने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किया। जितना इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने लूज किया है और जितना इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने गेन किया है, वही उसकी क्या कहलाएगी बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे अगर अभी डेफिनेशन लिखाता हूं, मुझे बताइए इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1। वो तो चार्ज से दिख जाएगा, +1 है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1। और इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1। इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखते वक्त कभी भी चार्ज नहीं लिखते, मतलब प्लस या माइनस नहीं लगाओगे। अगर आपने यहाँ +1 लिख दिया और यहाँ -1 लिख दिया तो वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में सिर्फ क्या लिखोगे बेटा? मैग्नीट्यूड। क्या कैटायन और एनायन की इलेक्ट्रोवैलेंसी बराबर हो सकती है? क्या हमेशा बराबर होगी? नहीं, बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे इसका नाम बोलो क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अपन ने नाम पहचान लिया, ये फॉर्मूला भूल जाओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब इसमें 2 आयन है, एक तो एल्यूमिनियम और दूसरा ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मूला 9th में पढ़ते हैं आप, Al+1 होता है कि +2 होता है कि +3 होता है कि +4 होता है? +3 होता है। इतना भी समझना है तो ग्रुप से
ग्रुप 13 +3 पीरियोडिक टेबल, पहला ग्रुप +1, दूसरा ग्रुप +2, 13वां ग्रुप +3 +4 +5 +6 +7 लिखे हुए सारी चीजें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आता है +3, और दूसरा आयन कौन सा है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है बेटा O पे 2-। अब मुझे बताओ इसने आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे 3, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है। और इसने आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा 2, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। इलेक्ट्रोवैलेंसी बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे, मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो इसमें 2 आयन, एक मैग्नीशियम और एक फ्लोराइड। अच्छा मैग्नीशियम आयन Mg2+ और फ्लोराइड आयन F। और मुझे बताओ इस एक मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा 2, और इस एक फ्लोराइड ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 1, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी यहां पर आ जाती है आपके सामने। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी भी निकालना हो उसका तरीका क्या है वो आपके सामने लिखा है, नोट डाउन करिए इसे, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन बोलता हूं, पहले लिख लीजिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम, the number of electrons gained or lost by an atom during ionic bond formation, the number of electrons gained or lost by an atom during ionic bond formation। तो आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त किसी भी एटम से कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या गेन हुए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। एग्जांपल आपके सामने लिखे, नोट डाउन कर ले, अगली हेडिंग भी लिखी हुई है बोर्ड पे, हेडिंग लिख लीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए ना, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगली हेडिंग को जरा एक बार रीड करें, लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम बेरिलियम, सॉरी एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम भी लिख दिया मैंने, दोनों 2 बार बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम कर लीजिए आप, है ना। लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, याद करिए हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, डायगोनल रिलेशनशिप बेटा। लिथियम बेरिलियम बोरॉन इस तरह से चल रहे हैं, कार्बन जा रहे हैं, लिथियम के नीचे कौन आता, सोडियम, यहाँ कौन आता था मैग्नीशियम, यहाँ कौन आता था एल्यूमिनियम, यहाँ आता सिलिकॉन। और हमने बात करा था इनकी कुछ प्रॉपर्टी और इनकी कुछ प्रॉपर्टी आपस में आइडेंटिकल होती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे, डायगोनल रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, याद करो हम लोगों ने जब केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करी थी तब मैंने आपको एक बात बोला था कि इस चैप्टर में जब चैप्टर चलता है ना तब बच्चों को परेशानी नहीं होती, बच्चों को परेशानी होती है चैप्टर खत्म होने के बाद। पहली दिक्कत, कौन सी थ्योरी कब लगानी है, कि अपन ने बात करा कि डाई एटॉमिक आए तो ये, पॉली एटॉमिक आए तो ये, 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन आए तो ये, सिग्मा से सिग्मा का कंपैरिजन हो, पाई से पाई का कंपैरिजन, ये सारी चीजें हमने लिखी है, सुनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था आपको कि प्रॉब्लम क्या आती है कि भैया कौन सा कंपाउंड आयनिक है और कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट। ये लास्ट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी तक तो आप कोवेलेंट कोवेलेंट, नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट होगा और मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होगा। मुझे बताओ ये चारों जो लिखे हुए ये मेटल है या नॉन मेटल है, और मेटल का अगर मैं किसी नॉन मेटल से बॉन्ड बनवाऊंगा तो क्या बनेगा, आयनिक। लेकिन कई बार मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली तो आयनिक होता है, पर कई बार कोवेलेंट भी होता है। और ज्यादातर बार जो आपको कोवेलेंट वाले, मतलब जो होने आयनिक से लेकिन होते कोवेलेंट, ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे वो इन चारों के बारे में आएंगे, सबसे ज्यादा बात इन्हीं चारों में। याद करिए अलबेली के सीबी, वही वाली बात की तरफ जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ये जो 4 मेटल है ना, जब ये मेटल किसी नॉन मेटल के साथ जुड़े तो कायदा तो ये बोलता है कि मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन ये आयनिक बॉन्ड भी बना लेते हैं कई बार, और कई बार क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट। तो अपने को यहाँ दुविधा में आ जाते हैं कि भैया कब ये आयनिक बनाएंगे, कब ये कोवेलेंट बनाएंगे, और यहीं पे आपको कंफ्यूज करता रहेगा पूरे साल भर, यही पूरे सिलेबस में यहीं पे कंफ्यूज हो गया। तो उसको अपने को थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलना है। कुछ चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, जैसे अलबेली सीबीआई हमने पहले पढ़ लिया था, अभी कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसे आगे भी पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में भी बातें आएंगी इनकी। लेकिन अपन
मोस्ट ऑफ द केसेस अभी क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये चार दिख गए अगर कंपाउंड में आयनिक और कोवेलेंट का क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन आयनिक है कौन कोवेलेंट और उसमें कौन कौन दिख रहा है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कौन है, डायगोनल वाले, भूल भी जाओ तो तरीका भी बता दिया, डायगोनल वाले जो मेटल है ये दिख जाए तो अपने दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन अपने को सतर्क रह के सॉल्व करना है। पहली बात कि यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करवाएगा आपसे। अब ध्यान सुनना क्या कंडीशन है इनकी, यहां पर हेडिंग पढ़िएगा क्या लिखा है मैंने, सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड। क्या ये सारे आयनिक कंपाउंड पढ़ा रहा हूं या कुछ पढ़ा रहा हूं, ये बात समझ में आएगी। कुछ महत्वपूर्ण आयनिक यौगिक किसके, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के कुछ महत्वपूर्ण है ना, इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं होते, पर मेनली जो आएंगे वो हम बात करते हैं। आपको आपके सिलेबस में मेनली जो पढ़ने वो क्या पढ़ने बेटा, हैलाइड्स। मुझे बताओ हैलोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो इन मेटल का इन नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में काम में आएगा। ऑक्साइड, ऑक्साइड में कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए, आयनिक। पर इन्हीं के बारे में आपको मेनली पढ़ना है। ठीक, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिया लिथियम, दूसरे नंबर पे लिया बेटा बेरिलियम, तीसरे नंबर पे लिया बेटा मैग्नीशियम, चौथे नंबर पे लिया बेटा एल्यूमिनियम। अब इनके हैलाइड्स में तो अलग अलग हैलाइड्स बनते हैं बेटा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अभी मैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वो तो हम पहले ही पढ़ चुके, एलबीली के सीबीआई वीबीआई वो लिखवा दूंगा अलग से, पर अपन पढ़ चुके। तो मैंने यहां सिर्फ फ्लोराइड लिए हैं, इनके मैं ले रहा हूं यहां पर ऑक्साइड्स, क्योंकि ये भी काम आएंगे आपको। एनसीईआरटी में लिखे एस ब्लॉक पी ब्लॉक के अंदर ये बातें, तो उसको अभी से हम दिमाग में है ना फिट करते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने इनके कार्बाइड्स, लिथियम का कार्बाइड काम में नहीं आएगा आपको सिलेबस में, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। मैग्नीशियम का कार्बाइड काम में आएगा और एल्यूमिनियम का कार्बाइड काम में आएगा। ये मैंने कुछ कंपाउंड लिखे। आप जरा इन तीनों को देखिए, इसमें लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल है, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन क्या है, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आयनिक। तो कायदे से ही आयनिक होनी चाहिए, पर इनमें से हो सकता है कुछ कोवेलेंट भी निकल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं। मुझे बताओ कायदे से ये सारे क्या होने चाहिए, आयनिक, लेकिन ये कोवेलेंट, ये क्या है, बाकी सब आयनिक, बाकी सब आयनिक। आयनिक होना भी था, है भी, पर कौन कौन कोवेलेंट मिला, बेरिलियम का फ्लोराइड और बेरिलियम का ऑक्साइड। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है, जब एस ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां बेरिलियम ऑक्साइड साफ शब्दों में लिख रखा है, बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवेलेंट इन नेचर। अब डायरेक्ट पूछ दिया कि बताओ इनमें से किसका ऑक्साइड कोवेलेंट है, पता है तो पता, नहीं तो कुछ नहीं काम आएगा जीवन में। ठीक है, बेबस कुछ ना हो पावे वहां पर। ठीक है, अब ध्यान सुनो। अच्छा, इसी में मेरी बात सुनिएगा, क्यों ये कोवेलेंट है, इसका रीजन अभी आपको नहीं बताएगा। इसका रीजन आगे हम फजांस रूल पोलराइजेशन पढ़ेंगे तब आएगा इसका रीजन, अभी सिर्फ आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं। ठीक, अब एक बात सुनिएगा, क्या हमने शुरुआत में ऐसा कुछ पढ़ा था, अलबेली, सीबीआई, कोवेलेंट, क्या ये बात याद आ रही है आपको? तो मतलब अगर देखो इनमें से लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के फ्लोराइड तो मैंने यहां लिखे ही है, और लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड दे जाए, जो मैंने यहां नहीं लिखा, पर उसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि उनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कैसे होंगे, ठीक है। इसके अलावा याद करिए सेकंड नंबर पे पॉइंट मैंने बोला था, ऑल ग्रुप 2 हैलाइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम आर आयनिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप 2 कौन है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। उनमें से बेरिलियम के जो हैलाइड है, मतलब बेरिलियम का फ्लोराइड, बेरिलियम का क्लोराइड, बेरिलियम का ब्रोमाइड, बेरिलियम का आयोडाइड, ये सब क्या है, लेकिन अगर मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का फ्लोराइड है, चाहे क्लोराइड आए, चाहे ब्रोमाइड है, चाहे आयोडाइड है, वो सारे सारे क्या होंगे, आयनिक। इसके अलावा तीसरा पॉइंट सुनिएगा, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके, फर्स्ट और सेकंड पहले पढ़ चुके, लिख लेंगे वापस से ताकि हमें ध्यान रहेगा। तीसरे नंबर पे क्या पॉइंट आ रहा है, ध्यान सुनना। ये तो अपन ने इनके कुछ आयनिक कंपाउंड लिखे, इनके और भी तो आयनिक कंपाउंड होंगे, तो वो कहानी क्या है, आइए उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बेटा दुनिया में कोई भी पॉली एटॉमिक आयन वाला कंपाउंड मिले, कैसा मिले, पॉली एटॉमिक आयन वाला कंपाउंड। अब ये कौन से खेत की मिली पॉली एटॉमिक आयन, पता है पॉली एटॉमिक आयन तो दो तरह के आयन होते हैं ना, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयन के एग्जांपल बता सकती हूँ, बहुत सिंपल है, बताओ कौन,
कार्बोनेट, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम है, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक। ठीक है, मुझे बताओ सल्फेट पॉलीएटॉमिक, फॉस्फेट पॉलीएटॉमिक, हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक, सुपर ऑक्साइड पॉलीएटॉमिक है, पर ऑक्साइड पॉलीएटॉमिक। इस तरह की बहुत सारी बातें। ये कितने? दो दो एटम है, सेम ही एटम है लेकिन एक से ज्यादा एटम है। एक से ज्यादा एटम मतलब पॉलीएटॉमिक। और अपन जो ऐसे लिखते हैं H प्लस मोनोएटॉमिक, F माइनस मोनोएटॉमिक, Na प्लस मोनोएटॉमिक, है ना। तो ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक, और भी ढेरों पॉलीएटॉमिक आयन है। ये पॉलीएटॉमिक आयन रखने वाले कंपाउंड सदैव आयनिक होते हैं। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया जिसमें पॉलीएटॉमिक, जैसे मैंने आपको बोला सोडियम कार्बोनेट, बताओ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनता है? Na2CO होता है। मैंने बोला कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। मैंने बोला आपको बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मुझे बताओ इसमें कोई पॉलीएटॉमिक आयन है? अरे है। कौन है? क्या इसमें कोई पॉलीएटॉमिक है? क्या इसमें कोई पॉलीएटॉमिक है? अगर दुनिया के किसी भी कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयन है तो वो आयनिक ही होगा, चाहे वो किसी का भी हो। जैसे बेरिलियम, अलबेली वलबेली कोई भी हो। जैसे मैंने बोला लिथियम का सल्फेट है तो अलबेली में से, पर पॉलीएटॉमिक है या नहीं है? है, मतलब ये आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा? आयनिक। तो ध्यान से देख लीजिए, इनके साथ, इनके तो क्या, किसी के भी साथ अगर पॉलीएटॉमिक आयन वाला कंपाउंड आ जाएगा तो कैसा होगा बेटा? आयनिक। ठीक है, तो पहले काम करें, इतना लिखें, थर्ड पॉइंट में स्ट्रेट कर दूंगा, लिख लीजिएगा उसको भी। चलिए ना, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है बोल दे रहा हूं। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक आयंस आर आयनिक। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक आयंस आर आयनिक। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक आयंस आर आयनिक। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर पॉलीएटॉमिक आयन होता है, वो पॉलीएटॉमिक आयन के एग्जांपल अपने को पता है, ढेर सारे हो सकते हैं, तो अपन लिख नहीं रहे उसको पर्टिकुलरली। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक आयंस आर आयनिक। ठीक है, जैसे इधर देखो, एक बात बताओ, अमोनियम क्लोराइड नाम सुना है? फॉर्मूला बोलो क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? NH4Cl। अब मुझे बताओ, इसमें नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? नाइट्रोजन क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल? हाइड्रोजन क्या है? क्लोरीन क्या है? सारे ही नॉन मेटल है। नॉन मेटल का कंपाउंड कैसा होना चाहिए? और ये तो आयनिक है। ऐसे तो तोड़ के, अरे हाँ, तो ये क्या है? आयनिक। क्यों है ये आयनिक? पॉलीएटॉमिक आयन है। किसी भी कंपाउंड में अगर पॉलीएटॉमिक, अमोनिया में पॉलीएटॉमिक आयन है बेटा, और किसी भी कंपाउंड में अगर पॉलीएटॉमिक आयन आता तो कंपाउंड कैसा मिलेगा आपको? आयनिक। जबकि इसको कायदे से क्या होना चाहिए था? हाँ, इसके अंदर NH के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, पर अमोनियम क्लोराइड एज अ होल अगर देखा जाए तो कैसा होगा बेटा? आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखो, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बाद एक और सब टॉपिक के ऊपर आते हैं, और वो है बेटा फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो
तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस के ऊपर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। हेडिंग डालिएगा, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। नाम से समझ में आता है कि ऐसी कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे होंगे जिनके होने पर आयनिक बॉन्ड फेवर करेंगे वो, और आयनिक बॉन्ड बन सकेगा आसानी से। ठीक है, अब देखो यहां पर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजों पे आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं। वो क्या है? आयनिक बॉन्ड के अंदर हम लोग दो तरह की बातें पढ़ेंगे ना इस टॉपिक के अंदर। अभी यहां पर हम कुछ और बात पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे तो कुछ और बात पढ़नी है। वो क्या है? हम लोग एक जगह तो आयनिक बॉन्ड के फास्ट फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड कहां पर जल्दी बनेगा? कहां पर? फास्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड कहां जल्दी बनेगा। अच्छा, आयनिक बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा? मेटल और नॉन मेटल। जनरली यही होता है, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कैटायन और एनायन का बनना जरूरी है कि नहीं है? जितनी जल्दी कैटायन बनेगा, जितनी जल्दी एनायन बनेगा, उतनी जल्दी बॉन्ड बनेगा, उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब मुझे बताओ कैटायन जल्दी कब बनेगा? जब जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज किया जाए। एनायन जल्दी कब बनेगा? जब जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो वो सब कंडीशन अपन यहां पढ़ने वाले हैं। फास्ट फॉर्मेशन, जल्दी बनने के बारे में बात करेंगे। और एक होगा टर्म आयनिक बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक जगह हम क्या पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड कहां जल्दी बनेगा, और एक जगह हम लोग क्या पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड कहां मजबूत बनेगा। जरूरी नहीं कि जल्दी बनने वाला बॉन्ड मजबूत हो, या ऐसा जरूरी नहीं है कि मजबूत बनने वाला बॉन्ड जल्दी बने या बाद में बने। अलग अलग बातें होती है, ठीक है ना। तो पहले ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ना, फेवरेबल कंडीशन, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे? फास्ट। तो सर फिर इसकी बात कहां करेंगे? इसकी बात करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? लैटिस एनर्जी आपको आयनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देगा। और ये जो फेवरेबल कंडीशन वाला टॉपिक है, ये आपको आयनिक बॉन्ड के बनने के बारे में जानकारी देगा। कहां आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा और कहां आयनिक बॉन्ड देर से बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारा जो मेन सिग्निफिकेंस है पढ़ने का, वो क्या है बेटा? फास्ट फॉर्मेशन के बारे में। अब एक बात बताओ, आयनिक बॉन्ड इधर देखें ध्यान से। अभी इसमें लिखूंगा मैं बहुत सारी बातें, अभी बस यहां फोकस करिएगा। मान लो एक मेटल है और मान लो एक नॉन मेटल है। M इज मेटल, X इज नॉन मेटल। और ये कौन से स्टेट में बेटा? आइसोलेटेड गैसियस एटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो IE और इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो EA। और I और EA जनरली किसके लिए डिफाइन होता है? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। मुझे बताओ मेटल M जो है, अगर इन दोनों का आयनिक बॉन्ड बनाना है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाना पड़ेगा? कैटायन। और इसको इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाना पड़ेगा? एनायन। इसको अगर कैटायन बनाना है, M से M प्लस बनाना है, और वो भी जल्दी बनाना है कि देर से बनाना है? जल्दी। तो मुझे बताओ, अगर जल्दी कैटायन बनाना है तो IE ज्यादा होनी चाहिए कि कम होना चाहिए? सोचो सोचो, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? मान लो एक एलिमेंट ए है, सुनना, हाँ कोई नहीं, समझे आराम से। मान लो एक मेटल ए है और एक मेटल बी है। तो पढ़ चुके हो ये। अगर इसके बाद भी कम ज्यादा हो रहा है तो कुछ ना हो रहा है, ठीक है, सुनते रहिए। फिर भी प्रयत्न करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। बातें बुरी लगेंगी लेकिन बात सही है, हटू सकते हैं, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। ए और बी की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट को सीखने में जो टाइम देना है वो देना है। पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। ए और बी की बात करें, इस साल नहीं पढ़ोगे अगले साल तो इसी साल पढ़ ले, ज्यादा अच्छा। ए और बी की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, ए जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी मांगता है वो कम है, और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी क्या मांगता है? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे? आई। मान लो इसको कम एनर्जी चाहिए और इसको ज्यादा। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? ए की बी? ए देगा। क्यों? कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। अरे इसने बोला मेरे को 50 किलो जूल एनर्जी दे, तो मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तुमको। इसने बोला मेरे को 500 दो, तब दूंगा। तो 50 किलो जूल जिसको दोगे वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर। 50 जैसे दोनों को बराबर एनर्जी दो, 50 पे इसने फटाक से इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये बोल रहा अभी और एनर्जी दो, अभी और एनर्जी दो, अभी और एनर्जी दो, तब इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन बाद में लूज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा? जब उसके आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? अभी एक क्वेश्चन लिखनी नहीं है, फैक्टर्स लिखाऊंगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, बट अभी पहले इसको समझते हैं। तो मुझे बताओ, अगर कैटायन जल्दी बनाना है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करना, और इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करना मतलब लूज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, तभी जल्दी लूज करेगा। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम मतलब आई कम, तो इलेक्ट्रॉन लूज की बात हो रही है।
अच्छा, अगर एनायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन गेन कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कराने वाला टॉपिक आईई होता है या ईए होता है? ईए। ईए का फुल फॉर्म बताओ क्या होता था? एफिनिटी की तो बात नहीं कर रहा, मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कौन करेगा? जिसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। जिसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, वो जल्दी एनायन बनाएगा। तो जल्दी कैटायन बनाने के लिए आई कम होनी चाहिए और जल्दी एनायन बनाने के लिए ये ज्यादा। और जो जितनी जल्दी कैटायन बनाएगा, जो जितनी जल्दी एनायन बनाएगा, उतनी जल्दी तो उन्हीं के बीच में अट्रैक्शन होगा, और उसी अट्रैक्शन से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। अब इसी बात को यहां लिख रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आईई और साइज फैक्टर्स याद करिएगा? आई के अंदर 4-5 फैक्टर्स पढ़े थे, जेड इफेक्टिव, 6 तरह के केसेस पढ़ते थे, वगैरह वगैरह। आई और साइज, आईई और साइज डायरेक्टली या इनवर्सली? आईई और साइज कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे? ए की बी? बी। 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 सब पढ़ा हुआ है ये, याद करिए। ठीक है, अब इधर बात करें। मुझे बताओ, आईई और साइज का रिलेशन कैसा होता था? इनवर्स। और ई और साइज का रिलेशन, वो भी इनवर्स। वो भी इनवर्स, दोनों इनवर्स है। दोनों इनवर्स है। आईई, ईए, ईएन तीनों जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली और तीनों साइज के इनवर्स। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है। और जो साइज के लिए पढ़ते थे, ठीक उसका उल्टा आई ई ए ई एन में होता था। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई ई ए ई एन बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम जाने पर आई ई एन कम होगा। अब ये जब अपन दोबारा सुनते तो बहुत अच्छे समझ में आता है, लेकिन जब तक अपन सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, पेज नहीं पलटाएंगे, भूल जाओगे बेटा। समझो इन बातों को। चले आइए, अब यहां पर बात कर रहे हैं आई कम और ये ज्यादा। अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं यहां पर लिखूं कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी और एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी के बारे में, तो बेटा अगर किसी एलिमेंट का आई कम है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर उसका साइज ज्यादा है, इनवर्स होते हैं दोनों। तो अगर किसी को आई कम चाहिए या उसका साइज ज्यादा है, तो बताइए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा या बाद में लूज करेगा? जल्दी। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी के पास है, तो उसके कैटायन बनाने की टेंडेंसी, कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये फटाफट कैटायन बनाएगा। और अगर एनायन जल्दी बनाना है, तो एनायन जल्दी बनाने के लिए ईए क्या होना चाहिए? ज्यादा। या फिर साइज क्या होना चाहिए? कम। क्योंकि जो छोटा होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन की विसिनिटी के ज्यादा पास होगा। और अगर ऐसा होता है तो उसका एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा। तो बेटा अगर कैटायन जल्दी बनाना है तो आई कम या साइज ज्यादा होना चाहिए, और एनायन जल्दी बनाना है तो ईए ज्यादा और साइज कम होना चाहिए। कट पेस्ट वाला ऑप्शन कहाँ आता है? कट पेस्ट वाला ऑप्शन कहाँ आता है इसमें? ये पक्का? ठीक है। तो अब अपन ने ये दो कंडीशन, इसको लिखो फटाफट, पहले आगे बात करते हैं इसमें, क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो इधर ध्यान देता हूं 2 मिनट है ना। ये सारी बातें लिखने के बाद इसको अब हम अप्लाई करते हैं आगे कुछ और। अभी क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको, बट इसको पहले समझ लीजिए इस इक्वेशन को। बेटा अब एक बात समझना, मान लो इसका आई कम है तो इसने फटाफट केटायन बनाया, इसका ई ज्यादा है तो फटाफट एनायन बनाया। ये दोनों बातें फास्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को फेवर कर रही है। अब मुझे बताओ, एक बार केटायन बन गया, एक बार एनायन बन गया, तो क्या केटायन और एनायन में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? बेटा अट्रैक्शन। अरे केटायन एनायन में क्या होगा? अट्रैक्शन, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। और जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तो उस अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो रिलीज्ड एनर्जी उसको अपन माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस रिलीज्ड एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। मतलब जब केटायन और एनायन में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से रिलीज होने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेटा लैटिस एनर्जी। और मुझे बताओ, m प्लस और x माइनस में अट्रैक्शन होगा तो क्या ये मिलकर mx बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बेटा बना लेंगे। पर ये पहले क्या थे? गैसियस। ध्यान सुनते जाना, गैसियस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, पर इसके मुकाबले जब ये इस तरह से कन्वर्ट हो रहा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। प्लस माइनस का अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास। और गैसेस से अगर पार्टिकल पास आ रहे तो लिक्विड। और प्लस माइनस कंप्लीट चार्ज है, कंप्लीट चार्ज मतलब अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है, तो और पास आ जाते हैं, और इसलिए ये यहाँ गैसियस होते हैं और यहाँ क्या हो जाते हैं? ये सॉलिड। ध्यान सुनते हैं ना मेरी बात को। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोलता इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली बात, कि आयनिक कंपाउंड में जो भी कैलकुलेशन होता है वो किसके लिए होता है? 1 मोल लैटिस के लिए। तो ध्यान सुनना, अभी लैटिस एनर्जी की बात कर रहा हूं यहां पर, अभी लिखवा नहीं रहा हूं। लैटिस एनर्जी अलग से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के बारे में, लेकिन हाँ यहीं से रिलेटेड है, समझ लीजिए। लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? यहां से यहां जाते वक्त भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं, और यहां से यहां आते वक्त भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। याद करो, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वैसी कहानी है बेटा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इधर से इधर जा रहा हूं तो अट्रैक्शन हो रहा है, और इधर से इधर आऊंगा तो अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज, और जब जब अट्रैक्शन को तोड़ना होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दो तरह से डिफाइन होगा, रिलीज्ड एनर्जी एंड रिक्वायर्ड एनर्जी। The amount of energy released when 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ions. Constituent, फिर से सुन ले, the amount of energy released when 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ion, उसको क्या बोलोगे? लैटिस। और जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे भैया? the amount of energy required to convert 1 mole solid ionic compound into constituent gases। ये दोनों डेफिनेशन किसकी है? लैटिस एनर्जी। उसको अभी हम लोग लिखेंगे बाद में, पहले आप ये रिप्रेजेंटेशन जो ये वाला पार्ट ये बना ले, और फिर एक क्वेश्चन बोलता हूं वो लिखिएगा फेवरेबल कंडीशन को लेकर, फिर आते हैं लैटिस एनर्जी। तो बेटा इसमें लैटिस एनर्जी का फैक्टर आ ही रहा है तो लिख दिया ना, लिखने में क्या जा रहा है? मैं लिखवा थोड़ी रहा हूँ कि लैटिस एनर्जी इसका फैक्टर, बस रिप्रेजेंटेशन ही तो बताया। बार बार ये ग्राफ बनाऊंगा दोबारा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, एक में कर लेते दोनों काम। चले है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन? Which of the following are favorable condition for ionic bond formation? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के कौन सी फेवरेबल कंडीशन है? ऑप्शंस लिखेंगे। पहला ऑप्शन लो आईई एंड लो ईए, पहला ऑप्शन लो आईई एंड लो ईए, लो आईई एंड लो ईए। दूसरा फैक्टर लो आईई एंड हाई ईए, लो आईई एंड हाई ईए। चौथा, तीसरा ऑप्शन हाई आईई एंड लो ईए, हाई आईई एंड लो ईए, हाई आईई एंड लो ईए। और लास्ट ऑप्शन हाई आईई एंड हाई ईए। पहले ऑप्शन में दोनों लो, अगले वाले में पहला लो दूसरा हाई, ऐसे ही था ना। सेकंड में पहला लो दूसरा हाई, थर्ड वाले में तीसरा हाई और दूसरा वाला लो, और लास्ट में सारे हाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? लो आई एंड हाई ए। ठीक है, इसी को आई और ये के बदले साइज में भी दे सकता था। इधर देखो, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन लार्ज एनायन, लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। तो अपने को समझ में आना चाहिए लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन।
अच्छा, आपने फजान रूल पोलराइजेशन का नाम सुन रखा होगा। पोलराइजेशन की कहानी किसी को याद है क्या? डायग्राम याद है? अच्छे पोलराइजेशन पे कैटायन छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पोलराइजेशन अपन पढ़ेंगे आगे, उसमें ये कहानी होती है, कैटायन छोटा और एनायन बड़ा, तो पोलराइजेशन होता है। ठीक है, और पोलराइजेशन की वजह से कौन सा कैरेक्टर आता है? कोवेलेंट। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर लाना है ना, तो कैटायन छोटा और एनायन बड़ा। लेकिन जब आयनिक कैरेक्टर लाना है, ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड, दोनों में से एक भी ध्यान है ना, तो दूसरे का फैक्टर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पोलराइजेशन जब करेंगे तब उस टाइम पे फिर से मैं बोल दूंगा एक बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग जो डालेंगे हम लोग वो आ जाएगा बेटा लैटिस एनर्जी। आइए उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, दो तरह की डेफिनेशन हो सकती है, एंडो और एक्सो के बेसिस पे, तो पहले वो लिखेंगे हम लोग। लैटिस एनर्जी को जनरली यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लैटिस एनर्जी यू। लिखना स्टार्ट करेंगे, दो डेफिनेशन आएंगे इसके। पहली डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, the amount of energy released, the amount of energy released when, the amount of energy released when 1 mole, the amount of energy released when 1 mole solid ionic compound, 1 mole solid ionic compound is formed from, 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent, its constituent gaseous ions. 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ions. 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ions. और करके सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे, और करके सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे, the amount of energy required, the amount of energy required to convert, the amount of energy required to convert 1 mole, the amount of energy required to convert 1 mole solid ionic compound, the amount of energy required to convert 1 mole solid ionic compound into its constituent, the amount of energy required to convert 1 mole solid ionic compound into its constituent gaseous ion, into its constituent gaseous ion, into its constituent gaseous ions. ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशंस के बारे में बात करा। अब देखो एक बात समझना, लैटिस एनर्जी क्या है? हमने बात करा कि जब 1 मोल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है आयन से, तो इस समय रिलीज होने वाली एनर्जी, या 1 मोल सॉलिड को आप आयंस में कन्वर्ट करते हो तो इसमें लगने वाली एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? लैटिस एनर्जी। दोनों में से जो भी डेफिनेशन बोल दे सही है। लेकिन अब एक बात समझो, लैटिस एनर्जी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको एग्जाम में पूछता है लैटिस एनर्जी के ऑर्डर का क्वेश्चन, कि भैया किसकी लैटिस, 2 कंपाउंड दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, और बोलेगा इसमें से किसकी लैटिस एनर्जी कम है, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अब एक बात समझते चलना है, यहाँ पर हम लोग 3 टॉपिक्स पे अभी डिस्कशन हमारा चलेगा, मतलब कंटिन्यूअसली 1-2 लेक्चर्स में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लैटिस एनर्जी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। लैटिस पढ़ेंगे, फिर हाइड्रेशन पढ़ेंगे, और इन दोनों का यूज किस में होगा बेटा? सॉल्युबिलिटी में। जैसी बात है, जो फैक्टर्स, डेफिनेशन अलग है दोनों की, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन जो फैक्टर लैटिस एनर्जी के, वही फैक्टर किसके होंगे? हाइड्रेशन एनर्जी के, क्योंकि लैटिस एनर्जी भी एक एनर्जी है और हाइड्रेशन एनर्जी भी एक एनर्जी है। अच्छा मुझे बताओ, अभी आप जो एनर्जी निकाल रहे हो वो किसके निकाल रहे हो? आयनिक कंपाउंड्स की या कोवेलेंट कंपाउंड की? आयनिक। क्या आयनिक कंपाउंड्स में 2 तरह के चार्ज है या नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया आपने? अरे पढ़ा? तो बताओ मुझे, उसमें आपने चार्जेस के बीच में फोर्स और चार्जेस के बीच में एनर्जी, इनके फॉर्मूले पढ़े कि नहीं पढ़े? 2 चार्ज के बीच में फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, क्या वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? 1/4πε0 9 × 10⁹ 9 कूलम मीटर स्क्वायर, ये वो सब कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R। अरे यही होता बात।
तो अब मुझे बताओ, लैटिस एनर्जी भी तो दो चार्ज के बीच की एनर्जी की ही बात हो रही है, और हाइड्रेशन एनर्जी जब पढ़ोगे तो भी तो दो चार्ज के बीच में एनर्जी की बात करोगे। और बेटा दो चार्ज बॉडीज के बीच में एनर्जी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है, यही फैक्टर है। एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब इसके और इसके फैक्टर जो आपको लिखाए जाएंगे उनको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको यही ना पता तो बात अलग है, वरना यहां से काम चल जाएगा अपना। मैंने तरीका आपको बता दिया। चार्ज का फैक्टर बेटा, लैटिस एनर्जी इज एन एनर्जी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। छाप लें इसको फैक्टर को। इसको अब मैं डेफिनेशन, ये तो अपन ने फिजिक्स के हिसाब से समझा, अब इसको अपन केमिस्ट्री के टर्म्स में समझेंगे कि भैया लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन तो ये है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा वो बताता हूं, अभी पहले लिख लीजिए। और यही बात हाइड्रेशन एनर्जी में भी काम आएगी, वहां पर भी यही दो फैक्टर आएंगे आपके पास, चार्ज के डायरेक्टली और साइज के या रेडियस के इनवर्सली। तो कोई भी एनर्जी हो, लैटिस हो, हाइड्रेशन हो, कहानी एक जैसी होगी, फैक्टर एक जैसे होंगे, चार्ज के डायरेक्टली, साइज के या रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लिया? अब देखो, इसको अपन थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, किस बेसिस पे, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती आई है उसको देखते हैं। ठीक, अभी आप देखो, लैटिस एनर्जी की जो कंडीशन अपन लोगों ने देखी है, उस कंडीशन से समझे। लैटिस एनर्जी क्या थी बेटा, जब दो आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसमें रिलीज होने वाली एनर्जी को अपन ने क्या बोला, लैटिस एनर्जी। अच्छा मुझे बताओ, अगर इस पे चार्ज ज्यादा है, एक जगह 1 1 है और एक जगह 2 2 है, तो बताओ ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, 1 1 में या 2 2 में? 2 2 में। मैग्नीट्यूड ज्यादा तो चार्ज, चार्ज ज्यादा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, कूलम्स लॉ ये तो बोलता है। अब मुझे बताओ, एक जगह 1 × 1 है, एक जगह 2 × 2 है, तो ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा, 2 × 2 में। तो जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा है। तो 2 × 2 में जब चार्ज ज्यादा है, 2 × 2 में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और उसी रिलीज होने वाली एनर्जी को तो क्या बोलोगे, लैटिस। तो जब चार्ज ज्यादा तो रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा, और रिलीज होने वाली एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, लैटिस एनर्जी। मतलब लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक, आगे बढ़ता हूं, रेडियस पे आते हैं। मान लो चार्ज बराबर है, 1 × 1 है, केटाइन पे भी 1 है, एनाइन पे भी 1 है, पर एक जगह 1 × 1 यहाँ रखे हुए और एक जगह 1 × 1 यहाँ रखे हुए। बताइए अट्रैक्शन ज्यादा कौन सा होगा, दूर वाले में या पास वाले में? पास वाले में रेडियस ज्यादा है कि कम है, रेडियस कम है, लेकिन अट्रैक्शन, रेडियस कम है, अट्रैक्शन। और जब जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और उसी रिलीज होने वाली एनर्जी को आप क्या बोल रहे हो बेटा, लैटिस एनर्जी। मतलब रेडियस कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और रिलीज भी होने वाली एनर्जी भी ज्यादा होगी, और इसीलिए रिलेशन। अब आप इसको फिजिक्स के टर्म्स में समझो, केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन उसके टर्म्स में भी बता दिया, लेकिन याद रखने के लिए सिंपली वही फिजिक्स वाली बात याद रख लेना, तो एक तीर से 3 शिकार हो जाएंगे, फिजिक्स का भी हो जाएगा, 2 केमिस्ट्री के भी शिकार हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स में आते हैं, मान लीजिए आपको ऑर्डर के लिए क्वेश्चन दिया गया, और आपको क्वेश्चन दिया, सपोज आपको बोला NaF, आपको बोला NaCl, आपको बोला NaBr, और आपको बोला Na, और बोला गया इसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाना है। बेटा एनर्जी का क्वेश्चन आया, चाहे वो लैटिस का हो चाहे वो हाइड्रेशन को, दो चार्ज के बीच में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले इन कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड है बेटा, आयनिक कंपाउंड में लैटिस और हाइड्रेशन का क्वेश्चन आपको आयनिक के लिए पूछेगा मेनली। अब मुझे बताओ, इनके नाम पता है? नाम बोलो, आयनिक कंपाउंड में सारा खेल नाम पे चलेगा। सोडियम, 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 सोडियम। अब इसके आयन तोड़ने आने चाहिए। बताओ सोडियम आयन पे कितना चार्ज होता है, +1, फ्लोराइड पे -1। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ये बच्चा बच्चा जानते हैं? अरे हाँ, ये नहीं पता तो खेल खत्म है। ठीक है ना, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन बात जो हकीकत है बोलनी पड़ेगी। ठीक है, आइए, ये पता होना चाहिए अपने को।
अच्छा, क्या सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है कि नहीं है? ग्रुप 1 पे +1 आता ही है, तो +1 +1 +1 +1। अब चाहे लिथियम होता, चाहे सोडियम होता, चाहे पोटेशियम होता, चाहे रुबिडियम होता, और हैलाइड का आयन तो आप जानते हो X- होता है, तो F- Cl- Br-। अब मुझे बताओ, लैटिस एनर्जी में दोनों फैक्टर, एक तो चार्ज और एक रेडियस, लेकिन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दोगे? चार्ज को। एक पॉइंट लिखिएगा इसके बाजू में, चार्ज फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर। चार्ज फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर। चार्ज फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर। मतलब पहली प्रायोरिटी आपको चार्ज को देनी, चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ भी ना हो, है ना। पहले चार्ज को देखना, अगर चार्ज अलग अलग है। हाँ मालूम जी, सैटरडे को आपकी परीक्षा है, इम्तिहान है, और परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर के 12:20 तक। ठीक है, तो आपको आधा सैटरडे भी इंजॉय करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए यहां पर। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं NaF, NaCl, NaBr और NaI के बारे में। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? चार्ज को। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर आप चार्ज Q+ इंटू Q- की बात करो, तो इसका चार्ज कितना है बेटा? 1:1। इसका भी कितना है? 1:1। इसका भी कितना है? 1:1। इसका भी कितना है? 1:1। चार्ज को देख लो, चार्ज का सिर्फ मॉड लेना है आपको, साइन मत लेना। क्योंकि वो माइनस आएगा, इस पे एक पे तो प्लस होगा, एक पे माइनस होगा, फिर -6 आपके लिए छोटा हो जाएगा और -3 बड़ा हो जाएगा, जबकि अपने को तो 6 और 3 देखना। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अपन ने सिर्फ 1:1 लिया। क्या चार्ज सब जगह सेम है कि नहीं है बेटा? है। अब चार्ज फैक्टर लग ही नहीं पा रहा है, तो अब हम किस पे जाएंगे? रेडियस। वरना अगर चार्ज अलग अलग होता तो चार्ज से सॉल्व करता। पहली प्रायोरिटी किसको देनी? चार्ज को। अच्छा मुझे बताओ, रेडियस की बात चल रही है। अब क्या होगा, जब भी आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन आएगा, तो रेडियस में जनरली एक बात समझ लो, एक पार्ट कॉमन होता है मैक्सिमम टाइम, 99% ऑफ द टाइम। या तो केटायन कॉमन होगा या फिर एनायन कॉमन होगा। जो कॉमन होगा उसको देख के तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो एक ही जैसा है। तो जो डिफरेंट होता है उसको देखते हैं, क्या इसमें केटायन बराबर है? हाँ, तो आपको क्या देखने पड़ेंगे? एनायन। मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। और अगर साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब है लैटिस एनर्जी का जब मैं ऑर्डर बनाऊंगा तो बताइए, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी NaF, उससे कम NaCl, उससे कम NaBr, और सबसे कम कौन आ जाएगा? NaI। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पैटर्न पे। मान लीजिए आपको दिया गया LiF, मान लीजिए आपको दिया गया NaF, मान लीजिए आपको दिया गया KF, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा RBF। ध्यान से देखिए इसको। मुझे बताइए, सबसे पहले आपको लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाना है। पहला फैक्टर क्या देखोगे बेटा? चार्ज। चार्ज वाले फैक्टर पे आते हैं। बताइए, चार्ज वाले फैक्टर में सबसे पहले +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। नाम बताओ इसका, नाम बताओ इसका। लिथियम फ्लोराइड। तो लिथियम का चार्ज पता होना चाहिए, फ्लोराइड का पता होना चाहिए। सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड। +1 -1 आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, चार्ज का मैग्नीट्यूड देखोगे तो 1:1 1:1 1:1 1:1। क्या चार्ज सेम है, अलग अलग है बेटा? सेम है। चार्ज सेम हो गया तो सेकंड नंबर पे क्या देखोगे बेटा? साइज। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। और साइज बढ़ेगा तो एनर्जी और साइज कैसे बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इनमें से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी LiF, फिर NaF, फिर KF, और फिर क्या आएगा बेटा? RBF। आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल पे। मान लीजिए आपको दिया गया NaCl, NaF ले लेता हूं, NaF, MgF2, AlF। मान लीजिए ये तीन केस के गए। अब मुझे बताओ, सबसे पहले इन तीनों में आपको बोला है कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाना है, तो बेटा सबसे पहले तो इनके नाम पहचानने अपने को। मुझे बताओ, पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम फ्लोराइड। दूसरे का मैग्नीशियम। तीसरे का एल्यूमिनियम। अच्छा, सोडियम आयन पे कितना चार्ज होता है? +1। मैग्नीशियम पे +2। एल्यूमिनियम पे ये चार्ज होते हैं। फ्लोराइड पे कितना होता है? अब यहाँ कितने फ्लोराइड है? 2। अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो फ्लोराइड से मतलब एक फ्लोराइड पे कितना होता है? मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। एक फ्लोराइड का आयन लिखना है आपको, चार्ज लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर 3 हो, 4 हो, 10 हो, उससे मतलब नहीं। मुझे तो मैग्नीशियम और फ्लोराइड से मतलब है। मैग्नीशियम पे कितना होता है? +2। फ्लोराइड पे कितना होता है? -। अब मुझे बताओ, इसके चार्ज निकालूंगा तो बताइए, यहाँ 1:1, यहाँ 2:1, यहाँ 3:1। क्या चार्ज सेम है, अलग अलग है? अलग अलग।
और जब जब चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका मतलब है इसमें लैटिस एनर्जी का जब आप ऑर्डर बनाओगे तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका भी ऑर्डर बनाते हैं। आपको दे रखा बेटा NaCl, Na2S, Na3P। जरा एक बार नाम बताएंगे इनके। NaCl का नाम बोलो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। अगले का सोडियम सल्फाइड और अगले का सोडियम फॉस्फाइड। अच्छा मुझे बताओ अगर इसको आयंस में ब्रेक करना हो तो सोडियम क्लोराइड के आयन क्या Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएंगे? हाँ। अच्छा सोडियम सल्फाइड में सोडियम आयन क्या होगा? Na+ और सल्फाइड क्या होगा? S2। इसके बाद बताओ अगर सोडियम फॉस्फाइड की बात करूं तो Na पे प्लस और P पे 3, ये चार्ज आ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ अगर इसके चार्ज की बात करूं तो क्या ये 1:1, ये 1:2 और ये 1:3 होगा कि नहीं होगा? बेटा होगा। और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे चार्ज बढ़ रहा है और जब जब चार्ज बढ़ेगा एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा लैटिस एनर्जी का। एक लास्ट और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। चलिए बताइए इस ऑर्डर के बारे में। आपके सामने लिखा हुआ है Na2 और क्या लिखा हुआ बेटा? MgF2। मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम बताओ। ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, समझना। क्या नाम है इसका? सोडियम ऑक्साइड। अच्छा इसमें कौन कौन सा आयन है? एक तो सोडियम आयन है और ऑक्साइड क्या होता है? O2 आयन। इसका बताइए आयन कौन कौन है बेटा? एक तो मैग्नीशियम आयन है, क्या होता है? Mg2+ और एक फ्लोराइड है। बचपन में आप 9th में पढ़ते थे क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या देखना होता है? चार्ज। इसका चार्ज बताइए क्या है? 1:2। इसका क्या है? क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है? हाँ है। तो अब चार्ज सेम हो गया तो सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे? साइज। अच्छा साइज में जनरली यहां पर कुछ कॉमन था, यहां पर कुछ भी कॉमन किसका साइज देखो? केटायन का कि एनायन का? न्यूट्रल का देखेंगे। बहुत बढ़िया। आयन में भी न्यूट्रल होता है। गजब। आयन में भी न्यूट्रल होता है, पहली बार सुना। अब आयन तो आयन का न्यूट्रल होता है। आयन को आयन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पर चार्ज होता है। न्यूट्रल हो गया तो फिर एटम नहीं बन जाएगा। बहुत बढ़िया। 251 तोपों की सलामी है आपको। मुझे बताओ यहाँ पर Na+ और वहां पर क्या है? Mg2+। पहले एक बार चेक करते हैं। चलो कैटायन की बात कर लेते हैं पहले। Na+ और Mg2+। और चलिए एनायन की बात, ये किसका साइज है बेटा? केटायन का। और मुझे बताइए एनायन के साइज की अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ मत करना कि प्रायोरिटी देके केटायन चेक कर लिया, एनायन चेक कर लिया, दोनों को चेक करना पड़ेगा। O2- F-। क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें साइज कंपेयर करना? क्या रेडियस रेडियस हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है? 6 टाइप बताए थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक ही हथियार था शुरू से आखिर तक, जेड इफेक्टिव। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। जो अपन ने पीरियोडिक में पढ़ा वो यहाँ काम आ रहा है, जो यहाँ पढ़ेंगे वो ब्लॉक में काम आएगा। मतलब ब्लॉक चलते चलते आपका सब रिवीजन ही हो रहा होगा। अब आपने पीरियोडिक और बॉन्डिंग को अगर कमांड में रख रखा है तो आगे सब सब चीजें आसान है। तो नहीं रख रखा है तो खेल खत्म। ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 1:2। ठीक है, इधर बताओ मुझे। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमने क्या बोला था कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो साइज कम। ऑर्डर बन गया। अच्छा मुझे बताओ क्या इनके लिए क्या केस बनेगा? इन दोनों के लिए क्या है? ये कौन सा केस है 6 में से? ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। क्या दोनों का एक ही रिजल्ट निकल रहा है कि इनका साइज ज्यादा है और इनका साइज कम है? अब जिसका साइज ज्यादा उसकी एनर्जी कम। एनर्जी और साइज इनवर्स होते हैं।
तो यहां पर जब आप लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाओगे ना, तो यहां पर लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा बेटे, वो कैसा आएगा कि जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन आपको जो 1 2 3 4 टाइप के बताए गए वैसे आते हैं, पर ये फिफ्थ वाला एक केस बता दिया। कभी इस टाइप का आ जाए तो भाई क्वेश्चन देख रखा होता है, सुन रखा होता है, तो अप्लाई करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है हमारे लिए। ये कर लीजिए, बाकी इसके आगे से डिस्कशन फिर हाइड्रोजन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, बॉर्न हेबर साइकिल वगैरह कल स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते रहना।